खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। रन डाउन की तरफ बढ़ते हैं और फिर बाद में एनालिसिस आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ताइवान सबसे अहम था जो फिगर हुआ, उस पर बड़ी सख्त पोजीशन ली शी जिनपिंग ने कि जी ये, क्योंकि आपको याद होगा कि $11 बिलियन का असला बेचने की कमिटमेंट है, अभी डिलीवरी नहीं हुई ताइवान को अमेरिका की जानब से। तो मगर इस बात पे खामोशी रखी, यानी अमेरिकन साइड से कोई इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आया। अब नए हरमूज़ के हवाले से एक बात ज़रूर सामने आई कि दोनों ममालिक ने यह कहा है कि इससे खुलना चाहिए, और इसमें इसके साथ साथ इसमें पाकिस्तान और जो चीन का जो इसमें एक रोल है वो उसको भी रिकग्नाइज़ किया गया और यही खुलवा सकते हैं। उधर हम देखते हैं कि यूएई मुकम्मल तौर पर अब उस कैंप में चला गया है। और एक तरफ से हम इजराइल की तरफ से तो ये खबरें आई कि नेतन्याहू ने दौरा किया खुफिया, लेकिन इसे डिनाई कर रहा है। कोई इंटरनल इश्यूज़ हैं क्या जो एमिरेट्स हैं इनके दरमियान, जिस तरह शारजा की बात आ रही थी कि शारजा एक ज़रा हट के है तो उस लाइन से जो दुबई ले रहा है, दुबई या अबू धाबी भी। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो बहुत ही राइट विंग हिंदू लीडर जो हैं वो पाकिस्तान के साथ, बड़ी हैरत की बात है कि वो ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, वीज़ाज़ खोलने की बात करें। बात तो ये ठीक है, ये होनी भी चाहिए। और ये बिला वजह की जो हिंदुत्वता का जो एक ढकोसला मोदी साहब ने शुरू कर रखा है अपने आप को पावर में रखने के लिए, तो वो उससे अगर वो दस्तबरदार हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। IPPs एक फेस्टरिंग वूंड है और कल तो खैर से मिल गया मियाँ साहब, क्या कहते हैं, एक तमगा भी मिल गया उनको। मगर मुझे एक बात याद आई जो मैं कल कर नहीं सका कि यहाँ पे एक इरफान अली थे जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, उनको अगले दिन हटा दिया गया था जब मुबैना तौर पर उन्होंने एक नाजायज़ जो पेमेंट करने से इनकार किया था IPPs को। इधर तमगे मिल रहे हैं, खुद ही अब अंदाज़ा लगा लें। और आखिर में बात करेंगे ये कोकेन वाला मामला, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये मामला इसलिए भी है कि ख़ास तौर पर देखें तो ये जितना मियाँ साहब ये जो कोकेन वाला मामला है ये तो इशराफिया के बच्चों का मामला है। गरीब आदमी तो बेचारा छोटा मोटा नशा आइस कर लेगा या वो कोई गटर ना बेच के लेटे रहते हैं। ये तो लाखों रुपए का खेल है। ये क्या है, ये सोसाइटी क्या सिक हो चुकी है, बीमार है हम, या क्या सिलसिला है, इस पर हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले मियाँ साहब मैं आता हूँ चीन और ताइवान में जो 2-3 बड़ी अहम बातें। एक तो बात हो रही है थ्यूसिडिस जो एक जिसे आप कहते हैं ट्रैप है, यानी वो ट्रैप क्या है कि इस मुलाकात के हवाले से एक बात ये की जा रही है कि एक इमर्जिंग पावर है, एक डिक्लाइनिंग पावर है, जिसे आप पॉलिटिकल साइंस की इस इस्तिलाह में थ्यूसिडिस ट्रैप भी कहते हैं। तो अब उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ सकता है। और दूसरी जो बात है इसमें कि अमेरिका पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ नहीं गया और अपनी हमाकत की वजह से नहीं गया। वो कैसे कि ईरान के, अगर ये ईरान पे हमला ना करता तो इतनी वीकनेस ना होती। अमेरिका की जो वीकनेस जो वाज लेड बेयर वो ईरान की वजह से हुई, यहाँ पे मार खाई उन्होंने। और उसके बाद हम देखते हैं कि बज़ाहिर बड़ा पंप एंड शो था। 2-3 वाक़यात भी बड़े अजीब हुए। एक टेंपल में जाते हुए जो असला बरदार इंटेलिजेंस का अफसर था इनका अमेरिका का, उसको रोक दिया गया। उस कन्वाय में बाज़ अमेरिकी वफूद को शामिल नहीं होने दिया गया। तो बज़ाहिर पंप एंड शो बड़ा था, बल्कि कम्युनिस्ट इराक का वो पंप एंड शो लगता है, बच्चे उठा के झंडियाँ घूम रहे हैं और वो सारा सब कुछ था। मगर उसके पीछे अंडरलाइंग एक टेंशन ज़रूर थी अमेरिका बहादुर के बिहाफ पे, ये कि वो डिक्लाइनिंग पावर है और ये चाइना ज़ाहिर है इमर्ज किया है। और दो जो बड़ी वाक़यात हुए, एक हमारा इंडिया के साथ जो टकराव हुआ, उसके बाद दुनिया बदली, अब ईरान, इसके बाद अमेरिका बहादुर का जो जितना मिलिट्री उसका पैराफर्नेलिया था, बजाय इसके कि वो ताकत और इनविंसिबिलिटी का तासुर कायम रहता, वो हिल के रह गया है। तो मियाँ साहब अब बात यह है कि उसने ताइवान पे धमकी दे दी है कि ताइवान मेरी रेड लाइन है। और ये अब यूं लगता है कि शायद वक्त आ चुका है, कुछ टाइम भी दिया हुआ उन्होंने कि कब वो ताइवान की तारीख में भी कब बात करेंगे कि सिविल वार के बाद कैसे वहाँ पे चियांग काई शेक चला गया और सारा वहाँ पे बना और फिर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी भी चली। तो मियाँ साहब मेरे ख्याल में जो देखिए काजी साहब 4 पहलू हैं। अच्छा जी, फरमाइएगा। जी काजी साहब 4 पहलुओं से इस दौरे को देखना चाहिए। एक तो ये है कि जो ट्रंप वहां पर जब बीजिंग एयरपोर्ट पर उतरे
और वहां से लेकर आज तक जितने भी इवेंट हुए हैं उसमें देखना यह पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल लेवल पर देखी जाती है बॉडी लैंग्वेज, वो क्या थी, ट्रंप की क्या थी और शी जिनपिंग की क्या थी। अब देखें, जो ट्रंप हैं उन्होंने बहुत से दौरे किए हैं, उन्होंने अरबों के दौरे भी किए, अरब ममालिक पर में भी गए, बरतानिया का दौरा भी किया, और ज़ेलेंस्की उनके पास गए तो उनकी बेइज्जती कर दी, दीगर जो हुक्मरान उनके पास गए तो उनके साथ भी उनका रवैया ठीक नहीं था। सिर्फ 2 हुक्मरान थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल, जिनसे वो बेहतरीन तौर पर जो है पेश आए। लेकिन जब वो चीन उतरे तो वहां पर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी मोहतात थी और बड़ी गहरी खामोशी उनके चेहरे पर आज तक जो है मैंने देखी, इससे पहले कभी नहीं देखी। पहले जब वो जहाज से उतरते थे तो वो डांस करते थे और डांस करते हुए गुजरते थे और ऐसे इग्नोर करते थे जैसे शहजादा चार्ल्स जो हैं वो उनको लेने आए और उनके गार्ड्स के साथ वो हाथ मिलाते हुए उसके साथ बातें करते जा रहे थे कि उनको इग्नोर करते जा रहे थे। लेकिन चीन के अंदर क्या हुआ, चीन के अंदर जब उनकी मुलाकात होती है ग्रेट हॉल के बाहर, जब मुसाफा होता है तो उसमें शी जिनपिंग जो है उनका हाथ उनके ऊपर होता है, उसके हाथ के ऊपर होता है और फिर वो अपना हाथ जो है वो उनके ऊपर रख देते हैं और उनका मुस्कुराहट है चेहरे पर, और ट्रंप साहब जो हैं वो गहरी खामोशी में गुम है। और आज भी जब उनकी जो है वो प्रेस टॉक, वहां पर एक टॉक हुई जो वहां गुफ्तगू की गई, तो वहां भी जो ट्रंप जो हैं वो बड़े गहरी खामोशी और गहरे जो है वो उसमें मोहतात चेहरे के साथ वहां पर नजर आए। एक तो इससे साबित ये हुआ है, जो बॉडी लैंग्वेज में साबित हुआ कि अब चीन ने यह साबित किया है कि सदर ट्रंप जो है वो सुपर ताकत के सदर नहीं रहे, वो एक आम ताकत है जो कि एक अमेरिका था, वो अमेरिका था, अब अमेरिका नहीं है उस तरह का सुपर ताकत। दूसरी सर, जब आपको याद होगा जब तजारती जंग ट्रंप ने छेड़ी थी तो उसमें उस वक्त शी जिनपिंग ने कहा था कि इसमें किसी का फायदा नहीं होगा, सबका नुकसान होगा। और आज ये साबित हुआ जब सदर ट्रंप वहां जाके ये कह रहे थे कि हमें तिजारत जो है वो बराबरी की बुनियाद पे करनी चाहिए, हमें तिजारत एक दूसरे के साथ तावन के साथ करनी चाहिए, हमें एक दूसरे का जो है तावन चाहिए, हमें एक दूसरे की जरूरत है। यही तो शी जिनपिंग कह रहे थे कि टैरिफ ना लगाइए और इस तरह ना कीजिए जो कि आप कर रहे हैं। तो आज ट्रंप जो है सर, एक मिनट, आज ट्रंप जो है वो जंग भी हार गए। तीसरी, उन्होंने ताइवान के हवाले से बाकायदा तौर पर 2 टोक अल्फाज में कहा है शी जिनपिंग ने कि ट्रंप जो ताइवान है वो अटूट है, वो जो है वो चीन का हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है, उसकी तरफ वो मत देखें, ना उनको असला दें। अगर वो उनको असला देंगे देखेंगे तो फिर तसादम होगा। चौथी बात, आखिरी बात, वो आबनाए हरमूज की है। आबनाए हरमूज आप देख रहे हैं कि आज खुली हुई है, आज वहां से 20 से 22 जहाज जो है वो गुजरे हैं। अब्बास अराक्ची साहब कहते हैं कि वहां से तिजारत के लिए आबनाए हरमूज खुल गई है, पाकिस्तान का किरदार है। और शी जिनपिंग ने उन सदर ट्रंप को बाकायदा कहा है कि आबनाए हरमूज में पाकिस्तान जो है सालिस तो है, बिल्कुल पाकिस्तान का किरदार है, लेकिन अमेरिका की जो वहां पर नाकाबंदी है उससे अमेरिका पीछे हटे और ईरान जो है वो भी पीछे हटे और आबनाए हरमूज को खुल जाए। आज मैंने देखा और पूरी दुनिया ने सर देखा कि आज ट्रंप एक हारे हुए लीडर की तरह वहां पर मौजूद है। अच्छा, नहीं देखें, ये एक तो इसमें जी जाहिर है कि वीकनेस तो आई है और उसका ओवर स्ट्रेच ऑफ सुपर पावर भी हुआ है, लेकिन स्टिल अमेरिका इज गोइंग टू स्टे अराउंड। मगर मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो खबर राइटर ने की है, अब ये ज़ाहिर है मगरबी न्यूज़ एजेंसी है, इसने कहा है कि शी टेल्स ट्रंप दैट मिस हैंडलिंग ऑफ ताइवान कुड स्पार्क कॉन्फ्लिक्ट। अब इसकी मैं सिग्निफिकेंस थोड़ी सी बयान कर दूं। एक सॉफ्ट पावर के तौर पर इमर्ज कर रहा था आज तक चाइना के बारे में हम कहते थे कि जनाब ये इन्वेस्टमेंट करता है, जाके कर्जे शर्जे देता है, जाके एयरपोर्ट्स या पोर्ट्स ले लेता है या डेवलप करता है, हमें किया, उधर क्या कहते हैं श्रीलंका को किया। ये कभी टोन 2 दफ़ा चाइना की टोन बदली है, ये आज दूसरी दफ़ा है। पहली दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ, पहली दफ़ा टोन बदली जब पाकिस्तान और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट हुई तो बड़ा अग्रेसिव स्टैंस था और वो ऑफिशियली स्टैंस था कि वो पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है हम इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आज ये है कि चाइना ने आज पहली दफ़ा अपने मेहमान को यानी ट्रंप को ये कहा कि हुजूर ये जो इसका मामला है ताइवान का, क्योंकि ताइवान की एक तारीख है, ताइवान जब यहाँ सिविल वार हो रही थी और कम्युनिस्ट जीत गए और जो नेशनलिस्ट थे उनको शिकस्त हुई और उसके बाद ये उधर भाग गए और वहाँ पे कुछ अरसा हुकूमत भी रही शख्सी, तो उसके बाद से ये समझते हैं कि वो जो अनफिनिश्ड एजेंडा है चाइनीज़ इनकलाब का 1949 का, ज़ाहिर है बेसिस तो वही है
भले सरमायादारी बड़ी हद तक उस्तवार हुई है, तो वो ये समझते हैं कि जब तक हम ताइवान को अनेक्स नहीं करते तो जो चाइनीज रेवोल्यूशन मुकम्मल नहीं होता। तो इस बात पे पहली दफ़ा बड़ा सख्त स्टैंस लिया है। लेकिन इसमें जो परेशान कुन बात वो ये है कि इस पे जवाब कोई नहीं दिया ट्रंप ने या उनके किसी शख्स ने, मतलब उन्होंने गोल मोल बातें की, मस्क बाहर निकला, एक और एक दो चार जो साथ ये अपने यार दोस्त लेके गए हुए हैं, उनसे पूछा साफियों ने ये कैसा रहा, उन्होंने बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। मगर ये जो सबसे बड़ा कोर इशू था, इस पे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। अब इसमें दो बातें हैं, या तो वो ताइवान के इशू पे बारगेन करना चाहता है ईरान के हवाले से, जो हो सकता है बड़ी हद तक, और लेकिन ईरान जो है वो हम पहले जानते हैं कि ईरान ने तो ये सारा खेल बनाया, और आज जो आप बात कर रहे हैं कि जो थोड़े बहुत वो बैकफुट पे नज़र आते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ईरान है। तो ये दूसरी बड़ी बात है। और अपनाए हरमुज़ के हवाले से जो हमारे पास खबरें हैं वो ये हैं कि वो किसी किस्म की ईरान इज़ रेडी टू टेक मोर हिट्स। ईरान की पॉलिसी ये है कि ठीक है, अगर तुम हमला करते हो तो कर दो, मगर उसके क्या। कायद साहब जी बात करें कायद साहब, दो बड़ी खबरें हैं इस हवाले से जो आप बात कर रहे हैं। इस हवाले से दो बड़ी खबरें हैं। जो मेरे पास खबर है वो ये है कि चाइना के अंदर एक डील हो गई है, और चाइना जो अमेरिका है वो सरेंडर कर गया है पूरी तरह। और चूंकि वजीर खारजा भी वहां पर अमेरिका के मौजूद हैं, ट्रंप भी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने बाकायदा शी जिनपिंग से अपील की है कि आबनाए हरमुज़ जो है वो खोला जाए और हमें वहां से निकाला जाए। और इस हवाले से डील हो चुकी है, तमाम मामलात मुकम्मल हो चुके हैं। आपने देखा कि आबनाए हरमुज़ खुल गई है, आज खुल गई है आबनाए हरमुज़, और मुआहदा होने जा रहा है। और उसके मुआहदे का सबसे बड़े जो मुहर्रिक है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है इसका मरकजी किरदार है। एक तो खबर सबसे बड़ी ये है। दूसरी खबर ये है कि तमाम पाबंदियां अमेरिका जो ईरान पर जो है वो हटने जा रही हैं, उनके मुंजमद असासे जो हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं, इस बेस पे कि जो वो ईरान ने कहा था कि हम टूल लेंगे और अमेरिका ने कहा कि टूल नहीं लेंगे। तो इस पर जो है वो चाइना ने उनको कहा है कि वो टूल नहीं लेंगे, तो उनके तमाम असासे जो है मुंजमद वो रिलीज किए जाएं और उनकी जो है पाबंदियां खत्म की जाएं। ये भी खत्म होने जा रही हैं, और जब ये पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं तो चौबहार पाकिस्तान और चाइना को मिलने जा रही है, बल्कि मिल चुकी है। और जो उनकी बंदरगाह बंदर अब्बास है वो पाकिस्तान और चाइना के पास जो है वो जाने लगी है। वहां से दोनों मुल्कों की इन्वेस्टमेंट होगी, और ग्वादर तो हमारी वहां ऑपरेशनल हो चुकी है। और अब अमेरिका जो ईरान है उससे पाकिस्तान का आयल का मुआहदा भी जो है वो बहुत जल्द आप देखेंगे कि आयल का मुआहदा वहां से हो रहा है। गैस का मुआहदा जो पहले हो चुका है वो गैस पाइपलाइन ऑपरेशनल हो रही है, ये 2026 में होने जा रहा है। और 2027 में जो आप सब ताइवान की बात कर रहे हैं कायद साहब, ताइवान 2027 में चीन का हिस्सा होगा। ये चीन ने बाकायदा तौर पर तो अमेरिका को गोशगुजार कर दिया और कह दिया है कि ताइवान जो है वो हमारा टूट है, क्योंकि कोई भी मुल्क सर जो ताइवान को जो है वो नहीं तस्लीम नहीं करता, ना तो तस्लीम किया है, ना अमेरिका का वहां पर सफारत खाना है। यही शी जिनपिंग ने कहा कि जब किसी का सफारत खाना ही वहां पर नहीं है तो वन चाइना पॉलिसी के तहत वो हमारा हिस्सा है, और 2027 में वो हमारा हिस्सा बनने जा रहा है। इसलिए वहां से $11 अरब का जो मुआहदा किया है वो वापस लें, और वहां से साउथ चाइना सी जो है उसको खाली करें, वरना साउथ चाइना सी में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने था और ये जंग होनी थी, लेकिन शी जिनपिंग ने वाज़े कर दिया। ये दो बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। ठीक है, एक तो आपने हरमुज़ के बारे में और दूसरा ताइवान के बारे में। देखिए ऑफ कोर्स, लेकिन ये एक तो ये है, ये वही रिपीट होगा जो हांगकांग का रिपीट हुआ था, आधे घंटे में वापस ले लिया था बरतानिया बहादुर से चाइना ने। इस पे बात करेंगे, ये तो हम आगे चल के बात करेंगे। ये जो आप कह रहे हैं कि हमें वो ईरान तेल देगा, खुदा न खास्ता किस तरह हम IPPs को नाराज़ कर सकते हैं, उनको तो हम पूरी रियासत ढाल के उनके प्रॉफिट्स में दे रहे हैं और उस पर हमें तमगे भी मिल रहे हैं, मगर ये फिर हमने बाद में इस पर बात करनी है। पहले मुत्तहिदा अरब अमारात पे आ जाते हैं। आई डोंट यू थिंक कि बड़ी सेल्फ डिफीटिंग पॉलिसी है उसकी वजह के ऐसे वक्त में जब तमाम अरब दुनिया अमेरिका को लाइबिलिटी समझ रही है। ये अलग बात कि शायद वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान को ब्लैक एंड वाइट में कहें, अमेरिका को पुश आउट कर सकें कि जी आप निकलो यहाँ से, मगर उनको ये पता चल गया है कि भाई अब इस खित्ते में अब वो जो एक अनचैलेंज ताकत थी, इसकी एक इनविंसिबिलिटी
का तस्वर भी था और थी भी इनविंसिबिलिटी। तो क्योंकि जब इराक पे इन्होंने हमला किया तो जाहिर है ऑपरेशन शॉक एंड आव में बर्बाद होकर रह गया और उसमें पकड़ भी लिया सदाम वगैरह को। तो अब जो है ये जो पॉलिसी इसकी है यूएई की, यूएई ऑलमोस्ट जो है वो उसकी जो मैशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। साथ ही वो मेरे ख्याल में अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, मैंने खबर नहीं देखी कि जो असासे जो पैसे ईरानियों के वहाँ पड़े हुए हैं वो मिले हैं उनको या नहीं मिले, शायद अभी तक नहीं मिले। तो ये जो ये पॉलिसी भी, ये भी बहुत बड़ी तब्दीली। और जैसे हम बारहा इस प्लेटफॉर्म से कहते रहे हैं कि मिडल ईस्ट अब वो नहीं रहेगा जो मिडल ईस्ट 28 फरवरी से पहले का था, और उसमें तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। और दूसरी तरफ एक और जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन रहा है वो खबर बड़ी अहम है, वो भी ज़रा खुद सुन लें कि वहाँ पे अब अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन इजराइल यूएई में लेके आ रहा है। वो उसके अब वो उसका तहफ़्फ़ुज़, अब वैसे तो अपना तहफ़्फ़ुज़ वो कर ले क्योंकि अब तो वो जो उसका ग्रेटर इजराइल का ख्वाब चिकना चूर हो चुका है तो वो अब इधर आ रहा है। तो आप मियां साहब समझते हैं कि यूएई इन एनी इवेंट ऑफ वॉर क्या जो टेक्नोलॉजी इस वक्त ईरान के पास है, जिसने अमेरिका के नाक में दम कर दिया, जिसने अमेरिका की 13 बेसिस उड़ाकर उनको नाकाबिले रिहाइश और नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया, तो क्या इजराइल इसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगा यूएई का? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट तो होती रहेगी, जंगों का ज़माना आ ही चुका है। मियां साहब देखिए काजी साहब, ये अफवाहें नहीं है, अब तो ये हकीकत बनती जा रही है। और ये खबरें कौन दे रहा है? खबरें जो है वो अमेरिकी मीडिया दे रहा है और बरतानवी मीडिया दे रहा है, इंटरनेशनल मीडिया दे रहा है। जैसे ही इंटरनेशनल मीडिया और बरतानवी मीडिया से ये खबर आई तो फौरी तौर पर इजराइल की जानिब से इसकी तस्दीक की गई। और ये खबर वो ये थी कि नेतान्याहू जो है उन्होंने खुफिया दौरा किया है जंग के दौरान, और जंग उसी दौरान जो है वो मोसाद का चीफ भी वहां पर आया। और इसमें खबर एक ये भी आई थी कि जो जब मोदी इजराइल गया था वहां पे और इनका गठजोड़ बना था तो उस वक्त भी राब्ता जो है वो यूएई से हुआ था। ये सारी खबरें इंटरनेशनल मीडिया जो है वो दे रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने यह भी खबर दी कि इराक के अंदर जो है वो इजराइल का एक खुफिया बेस बनाया गया और ये पूरा प्लान जो है वो बाकायदा तौर पर बनाया गया था कि ईरान को घेरा जाए चारों तरफ से। जो चारों तरफ से घेराबंदी की बात हो रही थी वो यही थी कि एक जो है वो बेस सबसे बड़ी जो है वो यूएई बनेगी और वहां पर इजराइल के बाकायदा फौजी मौजूद थे, वहां पर इजराइल का असला मौजूद था, वहां पर इजराइल का जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था। ये इंटरनेशनल मीडिया ने खबर दी है। और इसके अलावा इराक के अंदर जो खुफिया बेस थी वहां पर बाकायदा तौर पर इजराइल के वहां पर जहाज मौजूद थे, वहां से हमले होते रहे। जो 13,000 परवाजें हुई हैं वो कहां से हुई हैं? वो आज जो अब्बास अराक्ची साहब ने भारत के अंदर ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस जो वज़ीर खारजा की हुई वहां पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे वतन पर जो हमले वो यूएई से होते रहे और यूएई जो है वहां से तोपें हमारे वतन पर चलती रही। उन्होंने कहा कि हम माफ नहीं करेंगे और जो साजिश हमारे खिलाफ हुई है हम जो है वो उसका बदला लेंगे। अगर ये काजी साहब आपना हरमूज तो उसका तो मुआहदा तकरीबन जो है वो हम समझे कि तकरीबन हो गया है, वो खुल गई है और ये जंग जो है वो भी बंद हो गई है। ईरान अमेरिका इस खित्ते से निकलेगा नहीं निकलेगा, वहां रहेगा, किस हैसियत से रहेगा, वो तो रहेगा या वो निकलेगा, यहां से वो ईरान की बात जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन क्या यूएई और ईरान का बात बंद होगा? क्या इन दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ेगा या कम होगा? क्योंकि इजराइल बाकायदा तौर पर जो इंटरनेशनल मीडिया कहता है वो कहता है कि वहां पर आयरन डोम दोबारा जो है उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है और वहां पर बाकायदा तौर पर उन्होंने बाकायदा अपनी इंस्टॉलेशन वहां पर जो है वो बना ली है। तो क्या ये ईरान बर्दाश्त करेगा कि उनके बिल्कुल एन बॉर्डर पर आकर जो है वो इजराइल बैठ जाए? क्योंकि वहां से इजराइल जो है वो बहुत दूर है ईरान से। उनके जो खुरमशेर मिसाइल हैं या उनका जो सजील मिसाइल है या अलकदर मिसाइल है या अलफता मिसाइल है वो ईरान से जाकर उनको हिट करते रहे। क्या वहां से अब उनको जो है वहां से बमबारी हुआ करेगी, वहां से उन पर जो है तोपों के गोले बरसाए जाया करेंगे? तो इसीलिए ईरान ने भी ये बयान दिया है कि अब ईरान से जो है वो इस साजिश का बदला लिया जाएगा। क्यों जो है अरब अमारात जो है वो वाजे नहीं करते कि उनके हाँ जो है वो अगर आए थे नेतान्याहू आया था तो आया था वो इसको तस्लीम करें, क्योंकि इसको वो पहले तस्लीम कर चुके हैं कि उनके ताल्लुकात उनके साथ हैं। मैं हमेशा एक आपकी खिदमत में बात अर्ज करूं, बात यह है कि ईरान और इजराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इर्रिकॉन्सिलेबल है, नाकाबिल मुसालियत है। अमेरिका के अंदर इतना प्रेशर है कि आज जो रिपोर्ट आई है 19% से कम रेटिंग हो गई है इसकी ट्रंप की। तो अगर ईरान ये जो मुझे फ्लैश पॉइंट नज़र आ रहा है, जो जंग नज़र आ रही है
आने वाले दिनों में वो बड़ी लाइकलीहुड है कि वो ईरान इजराइल बाज नहीं आएगा, यूएई को इस्तेमाल करेगा, और यूएई के लिए मेरे ख्याल में इट इज़ अ वेरी बैड चॉइस। ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और भी खबरें हैं। सोलर की बात करेंगे, कोकेन क्वीन की बात करेंगे, सीसीडी को मिल गया है अब ये मार्का, और सीसीडी तो बहुत ही मार्के कर चुकी है। तो ये क्या है, व्हाट इज़ इन दी ऑफिंग, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, बाज़ चीज़ों में हम बहुत ही ज़्यादा खुद कफ़ील हैं, और आपकी मुझे बात ये बड़ी पसंद है कि आप बड़े रजायत पसंद और ऑप्टिमिस्ट हैं, और हम 78 साल से ये खुशखबरियों पे गुजारा कर रहे हैं। अगर इसकी कोई मंडी होती तो हम ये खुशखबरियाँ बेच के न जाने कितने पैसे कमा लेते। आज क्या खुशखबरी है, अब उन्होंने पूरे असम्बली में फतह कर डाला। अवैस लगारी साहब ने सब के सब IPs उड़ा के यहाँ तमगा सीने पर सजा लिया, लेकिन एक पैसा बिजली की कीमत कम नहीं हुई, एक पैसा उसकी कीमत कम नहीं हुई। तो ये कब कम होगी सर, और क्या खुशखबरियाँ जो हैं और क्या हैं, और कितने का अगले जन्म हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उनकी रियलाइजेशन के लिए? मियाँ साहब देखें काजी साहब, अब वक्त जो है वो आ चुका है, अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। वो इसलिए कि कल जो तमगे मिले हैं वो तो अवैस लगारी साहब को एक मिला है, मोहम्मद अली साहब को मिला है, तमगा इम्तियाज़ उनको दिया गया है। वो इसलिए कि उन्होंने समझा है हुकूमत ने कि उन्होंने बड़ा काम किया है और बिजली के महकमे शोबे में, और आवाम को रिलीफ दिया है। लेकिन रिलीफ मिला है कि नहीं, आवाम को पता है जो बिल आते हैं। लेकिन जो खुशखबरियाँ आने वाली हैं, मैं खुशखबरियों पे आता हूँ। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, और वो वाक़ईतन ख़त्म हो चुकी हैं कि 5 बड़े मंसूबे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, 5 बड़े पाइपलाइंस मंसूबे। वो एक मंसूबा तो यह है कि ईरान और इराक के साथ मुआहिदा जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ऑयल का और गैस का तो पहले ही था, और ऑयल की पाइपलाइन भी वहां से आ रही है और गैस की पाइपलाइन भी वहां से आ रही है। तापी पाइपलाइन जो है मंसूबा वो भी जो है वो शुरू होगा, और इसके अलावा नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो रूस का से हमने लानी है वो भी जो है वो शुरू होगा, और इसके अलावा जो है कतर से गैस जो आएगी वो भी आएगी। और बड़ी खुशखबरी ये है कि तेल की कीमतें जो कि इस वक्त आसमान को बातें कर रही हैं वो कम होने जा रही हैं, और इतनी कम होने जा रही है कि हैरान कौन जो है वो कमी इसमें आएगी। मैं बताता हूं, मैं सर बताने लगा, मैं बताने लगा 10 साल मैं सर बताने लगा सर मैं बताने लगा हाँ जी, मैं सर मैं बताने लगा हूं। चंद दिन पहले एक इजलास हुआ जिसमें रिफाइनरीज ने वजीर पेट्रोलियम से कहा कि वो जंग से पहले की सूरत हाल जो थी तेल की, उसकी सतह पर जो है वो आइंदा पेट्रोल जो है वो फराहम करेंगे। कब? दूसरी बात यह है कि सर आज आबना हरमुज जो है वो तकरीबन खुल चुकी है, मुआहिदा जो है वो तकरीबन होने वाला है, उससे जो ऑयल की प्राइसेस जो है वो कम होंगी। तीसरी बात यह है कि जैसे ये मुआहिदा होगा, और ये होने वाला है, इन दिनों की बात है, और इसमें जो पाबंदियां हैं ईरान से जो है वो उठने वाली हैं, तो वहां से बॉर्डर है ना, हमारे दरमियान एक लकीर है ना, वहां से जो है वो ऑयल आना शुरू हो जाएगा। वहां से जो है गैस की पाइपलाइन जो है वो वहां तक आई हुई है, हमने आगे उसको कनेक्ट करना है, वो कनेक्शन हो जाएगा तो गैस आनी शुरू हो जाएगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं जो टाइमलाइन दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि जुलाई तक सिर्फ जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। जुलाई तक जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो कम होने जा रही हैं। सर एक छोटी सी बात जो भारत को हमारी बड़ी याद आ रही है ना, वो इसलिए याद आ रही है कि जो पाइपलाइंस पाकिस्तान में आ रही हैं, वो पाकिस्तान से भारत जो है वो गैस लेना चाह रहा है, पाकिस्तान से जो है वो ऑयल लेना चाह रहा है, पाकिस्तान से जो है वो बाकी तापी और साउथ नॉर्थ मंसूबे के साथ जो मुंसलिक होना चाह रहा है। लेकिन भारत को आज मैं देख रहा था कि भारत के जो हैं वो साबिक आर्मी के जो सरबराह हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, दीगर्स ने भी कहा। तो सर वो क्यों ना करें बातचीत, लेकिन हम नहीं करेंगे बातचीत, हम उस वक्त तक नहीं करेंगे बातचीत। 5 शराइत हैं जो मैं सामने जो है बता देना चाहता हूं कि भारत को सबसे पहले जो पाकिस्तान की शराइत हैं वो ये है कि मकबूजा कश्मीर को आजाद करना पड़ेगा। भारत जो है वो इससे पहले कि हमसे बातचीत करे, बलोचिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करने की तौबा तो नसूह करे, अफगानिस्तान से सब प्रॉक्सीज जो है वो खत्म करे, 1-2 रह गई हैं, और इसके अलावा जो है वो मुआहिदा जो एक तरफा मुअत्तल किया है उसको बहाल करे फौरी तौर पर, और उसकी खिलाफ वर्जी जो है उस पर तौबा करे। मियां साहब मैं भी आपको एक बात बता दूं, मैं भी 1985 में यहां बैठा हूं। जब तक हुक्मरानी के साथ IPPs चला रहे हैं,
शुगर मिलें चला रहे हैं, अभी ये 10 मिलियन मैट्रिक टन ये बाहर भेज रहे हैं, फिर बाहर भेजेंगे, फिर अंदर लगाएंगे, फिर दिहाड़ी लगाएंगे। मियाँ साहब इनमें से मुझे आई एम सॉरी कोई उम्मीद नहीं है। और वही बात, ये खुशखबरियाँ जो अगर हम एक्सपोर्ट कर सकते तो हम तो आज चाइना से बड़ी ताकत बन जाते। और सेकंडली, इन स्मगलरों का कौन कमर तोड़ेगा जो उन्होंने ईरान से तेल स्मगल करके यहाँ लाते हैं और कहाँ तक माल जाता है, गॉड नोज। लिहाजा मेरे ख्याल में हमें यहाँ पर बैठ के कोई रियलिस्टिक बात भी कर लेनी चाहिए। मगर ये बात अच्छी है, अगर भारतीय इंतहा पसंद जमात यही कहती है आईपीपीज भी फारग होने जा रहे हैं सर, और मीर साहब कुछ नहीं होने जा रहा है, आईपीपीज भी फारग होने जा रहे हैं, आईपीपीज इधर ही रहेंगे, ये इधर ही रहेंगे जब तक अब गली नहीं जागती, अवाम नहीं उठते। ये समझ चुके हैं कि हम मुर्दा हो चुके हैं, अवाम कभी नहीं उठेंगे। बहरहाल मुझे कहा जा रहा है कि हेलो जी मियाँ साहब, कुछ और आप बात मुकम्मल करना चाहते हैं, फिर मैं ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए सर, मैं ये बात कर रहा हूं कि जो आईपीपीज हैं उनके मुआहदे भी तकरीबन जो है वो उन पर ऑडिट आने वाला है, उनका हीट टेस्ट जो है वो होने वाला है। अब आईपीपी से बिजली ही नहीं लेनी, टेक एंड पे की जो पॉलिसी है वो लागू हो चुकी है। जिनके पास जितनी बिजली है उतनी बिजली ली जाएगी। ये नहीं होगा कि उनकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट है तो 2000 मेगावाट के उनको पैसे दिए जाए। बिजली की कीमतें भी कम होने वाली है। बिलियंस डॉलर जो खाए हैं इन्होंने, जो इन्होंने माल बनाया है, बिल्कुल इनको कोई पूछेगा सर, इनको कोई पूछेगा काइस साहब इसका एहतसाब होने वाला है। नहीं, इनको बचाते हैं, शायद हमें भी तमगे मिल जाएं। और बड़ी जल्दी आप देखेंगे, मैं कहता हूं ये साल काइस साहब, ये साल एहतसाब का साल है। कोई साल नहीं एहतसाब का, ये साल एहतसाब का साल है। देखेंगे मियां साहब, इस आवाम के इस्तेसाल का साल है और अवाम के इस्तेसाल का साल है। तो एक कब हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और जब नाज़रीन से वापस आएंगे तो सर अगर सबसे गर्म जो खबर है आजकल की वो है। और हमारे साथ एक इंतहाई मौजूद मेहमान और इस मुल्क के क्राइम सीन कौन से बेहतर कोई नहीं जानता। तो जी मियाँ साहब, आप बात जल्दी से मुकम्मल कर लें, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। मैं सर ये कह रहा हूं कि अगर 200 रुपए फी लीटर पेट्रोल सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए, तो इससे बड़ी क्या खुशखबरी हो सकती है। चले, मैंने मान लिया जी, बहुत खुशखबरी है। हम तो चाहते हैं कि मुफ्त मिले, यो ठीक है। मगर मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ। जब वापस आएंगे तो नहीं मुस्तफ़ा किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, उनसे हम पूछेंगे ये क्या मामला है, इतना ह्यू एंड क्राई क्यों है, ये एक ही औरत थी जो पकड़ी गई है या इसको पकड़ने की क्या वजह, आखिर से मंजर पर क्यों लाया गया। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे मैंने अर्ज़ किया था, हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा, किस तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़ी मुश्किल से आजकल के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वैसे वो कभी नहीं होता मगर आजकल तो बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब। नईम मुस्तफ़ा, स्टेट में आता हूँ इसकी तरफ। ये अब इसमें कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी चल रही हैं, बड़ी बातें भी हो रही हैं और एकदम से ये सामने भी आ गई है, इसको पॉलिटिकल डायमेंशन भी देने की कोशिश की जा रही है। क्या मामला है ये? मैं समझता हूँ कि ये कोई ना ज़मीन से उगी है ना आसमान से नाजिल हुई है। ये बड़ी डेलिब्रेट अटैम्प्ट बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत है। अच्छा। और ऐसे वक्त का इंतखाब किया गया है जिसके दो मकासद हो सकते हैं। एक तो कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिन पे पर्दापोशी ज़रूरी है, उनकी शिद्दत में कमी लाना मकसूद है। अच्छा। कि ये ओवरलैप कर जाए और वो वाक़यात मामलात पसे पर्दा चले जाएँ, पसे पुष्ट चले जाएँ। एक दूसरा, कुछ मकासद हैं मेरे ख्याल, मेरा तज्ज़िया ज़ाती है, कुछ ऐसे मकासद हैं जो इसके ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं और वो इसके जो ताने बाने हैं ना, एक तरफ जुर्म से जुड़े, दूसरी तरफ सियासत से जुड़े, अच्छा, तीसरी तरफ इंतज़ामी मामलात से जुड़े, और चौथी और आखिरी जो बात हो सकती है वो बाज़ शख्सियात को ज़ेरे नगी लाना ज़रूरी है। वो पॉलिटिकल सियासत से मुतालिक नहीं है, वो शख्सियात, वो ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, वो शोबिस से मुतालिक लोग हो सकते हैं, वो पुलिस अफसरान हो सकते हैं। ये अगर वाक़यात जनून है, ये जो वाक़यात जनून है, वो सही इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, बस उसके लिए मौके की तलाश थी। जो ज़हीन लोग होते हैं साहब,
जी जी नहीं, जी पूछिए पूछिए जल्दी मियां साहब। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। मलसाम जी मियां साहब। नईम साहब मैं यही जो आपने बात की है, आपने बड़ी बात की, आपने कहा कि ना ज़मीन से होगी ना आसमान से नाज़िल हुई। इतने साल हो गए, 2021 से ये काम हो रहा है, इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो कराची में भी है, वो लाहौर में भी है, वो इस्लामाबाद में भी है, वो रावलपिंडी में भी है, वो इशराफिया में भी है, वो हर जगह है, वो हर एक को रिश्वत भी देती है और पकड़ी जाती है, छूट भी जाती है। और आज उसने बड़े बड़े नाम ले दिए, उन्होंने एक MNA का नाम ले दिया और उनकी अहलिया का नाम ले दिया, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का नाम ले दिया, कोई और नाम भी जो है वो सामने आने वाले हैं क्या? नंबर एक। नंबर दो, इतनी बड़ा नेटवर्क और इतनी देर से चल रहा था, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये पोशीदा क्यों था? सर जी बात ये है कि ये पोशीदा था या नहीं था, मुझ जैसे तालिब इल्म जो है ना उस तक पहुंच गया था। मैंने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस में ये कहा था, 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, मैंने ये कहा था कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस से, उसकी कोख से मंशियात के पौधे जन्म लेंगे, मंशियात के नेटवर्क उभरेंगे। मैंने ये भी कहा था कि महज ये एक कत्ल का केस नहीं है, इसके ताने बाने आलमगीर सतह के जो नामवर किस्म के नेटवर्क हैं मंशियात से, उससे जुड़े हुए हैं। एक मैंने ये कहा था। दूसरा, ये नाम जो आज पिंकी आया है, मेरे पास अनमोल की शक्ल में आया था नाम, और मैं कई फोरम्स में ये कह चुका कि ये 3 ख़वातीन को क्यों तलब नहीं किया जाता मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में। तीनों ख़वातीन में से एक को वादा माफ गवाह बना लिया गया। आज अगर आप कसम दे के मिसल मंगवाएं उस SP इन्वेस्टिगेशन से कराची के, उससे ये पूछें कि अनमोल का नाम शामिल है कि नहीं शामिल, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो नाम आप कह रहे हैं, 2-3 नाम आए हैं, आपने हमारे ही शो में ये बात की थी। जी हाँ, ये कही थी मैंने आपके शो में। अब आप मुझे ये बताएं कि जो 2-3 नाम आए, ये 5% भी नहीं है। 95% लोगों को जो है ना बचा के रखा गया है। जो ज़हीन लोग होते हैं ना, दानिशमंद होते हैं, वो अपने सारे पत्ते नहीं खेलते। कोई उन्हें पत्थर मारता है तो उसका जवाब देने के लिए वो पत्थर जेब में रखते हैं और उस वक्त मांगते हैं जब उनकी, उस वक्त फेंकते हैं वापस जब उनकी ज़रूरत पूरी हो रही होती है या मौके महल की तलाश में होते हैं। इस वक्त जो पत्थर रखे हुए थे उन्होंने वापस लौटाए हैं और उनमें से सिर्फ एक पत्थर मारा गया है। उस पत्थर का नाम है अनमोल पिंकी। और उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है? लाहौर से भावल नगर जाने वाले 124 मुकामात पर नाके लगे थे पिछले हफ्ते, 124 मुकामात पे। मुझे आपके एक साथी जर्नलिस्ट ने बात बताई कि रास्ते में उनको रोक को चेक किया गया। 124 नाके किसके थे? मेरे थोड़ी थे। सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान में मंशियात के खिलाफ जो सरगर्म अमल है और बाकायदा नबर्द आजमा है, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। एक उसका बैट पैच निकाल दें राना सनाउल्लाह का। बाकी आप देखें कि वो एंटी नारकोटिक फोर्स जो है, उनको तो ये भी पता होता है कि मंशियात उगनी कब है, किसने उगानी है, कौन लेके जाएगा, ख़रीदार कौन होगा। उनके पास फहरिस्तें मौजूद थी। 150 से ज़ायद नेटवर्क वो हैं जो लाहौर, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान, ये 5 शहरों के हैं। 150 नाम, वो 150 नामों की फहरिस्त उस इदारे के पास मौजूद थी। और ये कहा गया था कि लाहौर से कुछ लोग जाएंगे फैमिली की आड़ में, ख़वातीन मौजूद होंगी। वो किस खातून की तलाश थी इनको? एक। अब ये कराची के ईवानों से ईवान सदर तक और ईवान सदर से सेनेट तक, पाकिस्तान का ये ईवान बाला, पाकिस्तान के ईवान बाला में जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है, ये पिंकी की है। ये पिंकी की बाज़गश्त नहीं है, ये जिन लोगों की बाज़गश्त है उसके नाम अगर इन्होंने आज ना बताए। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं सर। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, सुने। ये साहब आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। साहब एक बात साहब ने भी आज ट्वीट किया है, वो ट्वीट सुन लीजिए सर, वो फिर उस पे जी ट्वीट सुनाएं। जी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने उसमें लिखा है कि ये तो इब्तिदा है स्कैंडल्स की, रोता है क्या, आगे आगे देखते हैं स्कैंडल्स में होता है क्या। और साथ उन्होंने पिंकी को इसके साथ जोड़ा है। तो क्या ये आगे बात बढ़ेगी और स्कैंडल्स तक जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी? मुझे आप ये बताएं कि आप पिंकी कोकेन की मलका है? इस बात का जवाब देना कोई सियासतदान। पहले उन्होंने कहा जी कि एक शख्स गाइड करता उसको अदालत में लेके जा रहा है कराची की। अब एक नई वीडियो मेरे पास आई है, अगर वो AI से नहीं है और जेन्युइन है, जज साहब वो यूं करके घूर के देखते रहे, रिमांड देने की बजाय उल्टा पुलिस को डांटा के साथ हथकड़ी क्यों लगाई है? एक। उसके बाद हठधर्मी के मौके से 3 वीडियो दी गई। जिन्होंने 3 वीडियो दी
ये वही लोग हैं जिन्होंने डकी भाई की वीडियो एनसीसीआई के खिलाफ इस्तेमाल की थी। मुझे उनके नाम भी पता है, उन्होंने अच्छा काम किया था, मैं उस पर बड़ा खुश था और मैंने उनको सपोर्ट दी थी। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से ये ऑर्गन, ये हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको जेन्युइनली इस्तेमाल कर लें, वरना लाहौर में खवातीन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, को एजुकेशन की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी लाहौर की, और 8 यूनिवर्सिटी कराची की प्राइवेट और सरकारी, वहां जो कुछ खेल खेला जा रहा है, बाहर बेचने वाला जो खड़ा है पख्तून अफगानी रूप में, जो सट्टे भुट्टे बेचता है, उससे लेकर क्लासरूम्स के डेस्क के अंदर तक जो कुछ हो रहा है उसकी कहानियां लोगों को पता है। अगर आपने इस नेटवर्क को ब्रेक करना है, पाकिस्तानियों पर, अहले पाकिस्तान पर एहसान करना है, तो इस नेटवर्क तो नईम साहब, इस नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए सीसीडी को जिम्मेदारी दे दी गई है। सर, सीसीडी को जिम्मेदारी दे दी गई है। मेरी बात सुन ले, ये उससे सुने मियां साहब, सुने फिर आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये उससे बड़ा जुल्म है। जब कभी आपने जबान बंद करनी होती है, इंकशाफ से हटना होता है, तो इस तरह के इक़दाम आप करते हैं। आपने मार दिया तीफी भट्ट को। तीफी भट्ट के जहन में, उसके सीने में जो राज से अगर वो उगल देते, तो आज पता लगता कि लाहौर की 10 सीटें सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की 5 सीटें किसने जितवाई थी। आप ये जो पंजाबी में एक शख्स थे यहां गवर्नर गुजरे, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, मिट्टी पाओ, ये मिट्टी पा रहे हैं आप सीसीडी को इसमें इन्वॉल्व करके, अगर जेन्युइन इन्वॉल्व करना है तो जुडिशियल कमीशन बनाएं इसका। इसमें आपको राइट फ्रॉम द मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, उसके तीनों मरहले, बाहर से वीड का आना, कराची में बुआई, उसकी काश्त, और इस्लामाबाद से उसकी सप्लाई 2 बड़ी कंपनियों के जरिए। उस कंपनियों का पता करें कि वो कौन सी कंपनियां थी जो कोरियर के तौर पे आती थी कराची में, और वो किसकी कंपनी थी, मालिक कौन था उसका, उसे छोड़ा क्यों गया। यानी नईम साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाए केस को, सर अगर इस केस को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पिंडी में, और बाहर के बहुत से पर्दानशीन जो हैं इसके पीछे नजर आएंगे। जुमला सुन ले, एक जुमला सुन ले। एक सवाल जी करें बात करें। अनमोल पिंकी उस हमाम का नाम है जिसमें कई शुरफा नंगे हैं। अच्छा, एक मुझे बताएं, अभी आपने 7-8 यूनिवर्सिटीज का नाम लिया, हाँ जी, और ये जो नशा है ये कोई चरस नहीं है, ये लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, तो क्या आज हमारी इशराफिया और उनके बच्चों में ये पूरी तरह घुस चुके हैं? इसी वजह तो पकड़े गए भाई। अब मैं आपको असल हकीकत बताऊं, अब क्या है, इनके दामन को आग लगी है। कब लगी? 1.5 हफ्ते पहले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक साबिक सूबाई सदर जनूबी पंजाब का, उसका सगा भतीजा मर गया, ओवरडोज। तब उनके दामन को आग लगी और इन्होंने ये काम शुरू किया। तो ये पूरी तरह आपके मुताबिक ये घुसे हुए हैं हमारे इन तमाम जो हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं। ओ भाई, खुदा का वास्ता है, एहसान करें पाकिस्तान पे, अहले पाकिस्तान पे, और इसको बचा लें, वगरना हमारी आने वाली नस्ल, मोबाइल का तस्करा हम ज्यादा करते हैं। आपको पता है कि बहुत बड़ा नेटवर्क इस वक्त ऐसा है जो 5 बार बात करा चुका है पिंकी की, बड़े वसूख से बात कह रहा हूं। हमें तो पता है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, हमें तो मुखबर बताते हैं इन्हीं में से जो बताते हैं। जिस बंदे ने उसको कंधे पे उठाया, उसको मुअत्तल कर दिया आपने। मुअत्तली क्या सजा है? फिर आ जाएगा जो मुअत्तल होता है। ओ भाई, ये कागज में मुअत्तल होता है, प्रैक्टिकल जो काम कर रहा है। अब भी वही है कांस्टेबल, एएसआई भी वही है, जो कांस्टेबल रास्ता दिखा रहा है वो वही है। सब आने वाले दिनों में ये केस जो है क्या रोक इख्तियार कर सकता है? 2 बातें सुन सर, आने वाले दिनों में ये केस क्या रोक इख्तियार कर सकता है? या कोई पर्दानशीन सामने आएंगे या बिल्कुल नहीं आएंगे। मेरा गालिब इम्कान जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर कंप्रोमाइजिंग हुआ मामला, तो जिस तरह मलका आलिया तशरीफ लाई थी अदालत में, ऐसे ही इससे ज्यादा अच्छा चौबदार आगे होगा। होशियार, खबरदार, मलका आलिया बाकायदा तशरीफ ला रही है, बाकायदा। अच्छा, टार्जन की वापसी भी हो सकती है। ये टार्जन की वापसी पहले से ज्यादा खतरनाक अंदाज में होगी। 2 है, तीसरा एक और ऑप्शन है जिस पे गौर हो रहा है। ईमान अली का अभी यही मामला था, अयान अली का वापिस जाता हूँ। अयान अली का बहुत छोटा था, फकत 5 लाख डॉलर। उसमें था फाइनेंशियल करप्शन, मॉरल करप्शन,
ज़र की तरसील, ये तो बच्चों की कत्लेआम है। ये तो जुल्म है पूरी कौम पे। मेरा और आपका बच्चा महफूज कहाँ है? आप बच्चे को पहले मोबाइल से रोकते थे, अब मंशियात से रोकते हैं। अब मैं उस प्रोफेसर की बात अगर आपको सुना दूं, लाहौर की एक बड़ी खातून यूनिवर्सिटी की, वो ये कहती है कि मुझे 350 रुपए का एक सिट्टा भुट्टा, 350 रुपए का भुट्टा, हाँ, सिट्टा हाँ हाँ जो छल्ली होती, तो समझ गया, 350 रुपए के लिफाफे में रख के मिलती थी। मेरे स्टूडेंट ने कहा कि मैम हम, कहा कितने का? 10-20 रुपए का। उसने कहा 350 रुपए का। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा इसमें सोना लगा। उसने कहा जी मैडम इसमें सोना ही लगा है, इसमें सोना ही लगा है। बड़े चश्म कुशा इंकशाफात नहीं मुस्तफ़ा साहब करते हैं, और ये वाह हमारा काश कोई ऐसे लोग साहिब इख्तियार हों जो इसका कला कुमा करें और हमारी नस्लों को बचा सकें। बहुत शुक्रिया नहीं मुस्तफ़ा साहब, आपने वक्त दिया। हमारा आज का शो अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।